जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं और अब 2026 में आप दोस्तों बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम लोग दोस्तों इस वीडियो में आज से शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट वाइज। दोस्तों आपको यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एमसीक्यू होते हैं दोस्तों, वो आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों एक चीज़ और कि यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर को देखने वाले हैं, और ज्योग्राफी चैप्टर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनने वाले हैं दोस्तों, उसका हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। तो करीब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 40 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि आपको इस चैप्टर से इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए किसी भी रूप में उपयोगी हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है: उपयोगिता, संसाधन, उपभोग और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी पढ़े होंगे कि वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए किसी भी रूप में उपयोगी हो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने ये कथन कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। तो ये कथन जो है वो जिम्मरमैन का है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो दोस्तों पहला जो होता है वो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जैव संसाधन। और दूसरा दोस्तों जो होता है उसको आप सभी इसको पढ़े होंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग अजैव संसाधन। तो इस तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो दोस्तों पहला जो होता है वो नवीकरणीय संसाधन होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पे आता है कि कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो सामुदायिक संसाधन होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। और चौथा जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विकास की स्थिति के आधार पर भी हम लोग अगर संसाधन को देखें तो ये भी चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला संसाधन जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन। दूसरा संसाधन जो होगा दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं विकसित संसाधन। और तीसरा संसाधन जो होता है दोस्तों उसको बोला जाता है भंडार संसाधन। और चौथा संसाधन जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग संचित कोष संसाधन या संचित संसाधन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, समुद्री जीव क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है अफवाह तंत्र, राष्ट्रीय संसाधन, सामुद्रिक संसाधन और इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों समुद्री क्षेत्र में जो हम तट से 200 किलोमीटर की दूरी, अगर मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा समुद्र का तट है, और ये स्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, और इस तरफ समुद्री क्षेत्र है। अगर इस जगह से लेके यहाँ 200 किलोमीटर के क्षेत्र के जो जगह होते हैं दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नॉटिकल मील से किसकी दूरी मापा जाता है। तो दोस्तों नॉटिकल मील की सहायता से हम लोग समुद्री दूरी को मापते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का है नॉटिकल मील किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नॉटिकल मील का प्रयोग जो किया जाता है वो समुद्री दूरी को मापने के लिए ही किया जाता है। स्थल पे जो हम लोग दूरी को मापते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, या नहीं तो हम उसको मील में मापते हैं। मील या इसको माइल के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक मील जो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानें, धातु, खनिज आदि किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये चट्टान, धातु और खनिज जो होते हैं वो अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये जैव संसाधन के उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी में जीवन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि वे सभी ऊर्जाएं जो जिसका हम लगातार उपयोग करें वो और अपने आप बनते रहे। तो इस तरह के जो संसाधन है दोस्तों उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय और जल विद्युत भी नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और क्वेश्चन किस तरह का लग रहा है, आप हमें कमेंट जरूर करते रहिएगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि भूखंड, बगीचा, घर, तालाब आदि किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, सामुदायिक संसाधन के, राष्ट्रीय संसाधन के, व्यक्तिगत संसाधन के और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भूखंड जो होते हैं वो किसी व्यक्ति का पर्सनल होता है, बगीचा कोई व्यक्ति लगा सकता है, घर उसका पर्सनल हो सकता है और ये तालाब भी पर्सनल होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो संसाधन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य में कोयले का विशाल भंडारक है, अर्थात कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, बिहार, पंजाब और झारखंड। तो दोस्तों जिस समय बिहार झारखंड के साथ था उस समय ये सारे खनिज संसाधन ये बिहार में ही थे, लेकिन जैसे ही झारखंड का बंटवारा हो जाता है वर्ष 2000 ईस्वी में, उसके बाद जितने भी संसाधन वाले क्षेत्र थे खनिज संसाधन, दोस्तों ये सभी के सभी चल जाते हैं झारखंड की तरफ। तो इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा राज्य कोयले का विशाल भंडार रखता है। तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार के चट्टान में मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोयला जो है वो अवसादी चट्टान में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमें बताइए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। जैसे इसमें आपको बताना है कि ये नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों उसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किस शिखर सम्मेलन के उपरांत विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा था। तो दोस्तों ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 ईस्वी में हुआ था और उसी के बाद से प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों वो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि स्टॉकहोम कहाँ स्थित है दोस्तों। तो स्टॉकहोम जो है दोस्तों वो स्वीडन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देश के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 3 से 14 जून 1992 तक चला था दोस्तों, इसमें कुल 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब ये दोस्तों ये शहर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये शहर जो है वो ब्राज़ील में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 ईस्वी में हुआ था, और इसके 5 साल बाद दोस्तों 1997 ईस्वी में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और किस नाम से जाना जाता है, अर्थात द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क दोस्तों यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 2002 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। इसमें अगर 5 साल जोड़ते हैं दोस्तों तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था, और इसमें भी 5 साल जोड़ देते हैं दोस्तों तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 2002 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद हर 5-5 साल के उपरांत ये तीनों पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है कि दोस्तों की जोहान्सबर्ग जो है वो कहाँ स्थित है? तो जोहान्सबर्ग दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो है वर्ष 1997 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन जो है वर्ष 1997 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन में जो कुल देश भाग लिए थे वो 159 देश थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो किस देश का शहर है? तो दोस्तों क्योटो जो है वो जापान का शहर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्योटो सम्मेलन में कितने गैस के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन के अंदर 6 गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से गैस था तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो CO2 गैस था दोस्तों, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा गैस था CH4, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। तीसरा गैस था दोस्तों N2O, जिसे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चौथा गैस था जो दोस्तों HFC गैस, और पांचवा गैस जो था वो दोस्तों CFC गैस था, और छठा गैस जो था दोस्तों वो था सल्फर हेक्सा क्लोराइड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन 6 गैस के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया था। और दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि यूएस ने इसे कितना प्रतिशत तक कम करने का आश्वासन दिया था, तो दोस्तों ये 8% तक कम करने का आश्वासन दिया था। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा था? प्रसिद्ध व्यक्ति महात्मा गांधी कहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें कौन कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन के अग्रणी नेता हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है: पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेधा पाटेकर, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो दोस्तों नर्मदा, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि नर्मदा क्या है। तो दोस्तों नर्मदा एक नदी है। ये कहाँ बहती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। दोस्तों इस नदी को बचाने के लिए कौन व्यक्ति थे जो आंदोलन के अग्रणी नेता थे? तो दोस्तों ये मेधा पाटेकर थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता हैं? तो दोस्तों चिपको आंदोलन है, ये कौन सा आंदोलन था? तो दोस्तों ये पेड़ को काटने से मना करने के लिए किया गया आंदोलन था, जो कि शुरुआत में दोस्तों ये यूपी और उत्तराखंड जब एक साथ थे तो उत्तर प्रदेश इसको माना जाता था, लेकिन ये मूल रूप से दोस्तों ये उत्तराखंड में हुआ था। और इसके जो अग्रणी नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और एक और व्यक्ति थे दोस्तों, यहाँ पे उनका नाम नहीं है, ये चंडी प्रसाद भट्ट भी इनके एक सहयोगी थे। तो ये दोनों व्यक्ति ने इन आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किनका संबंध वर्षा जल संचय एवं कृषि भूमि का विस्तार से है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है राकेश पांडे, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे और सरदार पटेल। तो दोस्तों इनमें से जो वर्षा जल संचयन से संबंधित व्यक्ति हुए हैं संदीप पांडे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो दोस्तों भारत के बांध को भारत का मंदिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमें बताइएगा कि कोसी नदी जो है जब ये निकलती है तो जहाँ पर ये निकलती है दोस्तों, इसके जो ओरिजिन वाले जगह होते हैं उस जगह पर ये नदी किस नाम से जानी जाती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में कार्यरत है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान में कार्यरत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।